कि भोर का शुभ गान हो तुम, दोपहर का मान हो तुम, सांझ की तुम आरती हो, रात का उन्वान हो तुम, रात का उन्वान हो तुम, प्रणय साधना का प्रतिफल हो, अभिसारों का मादक पल हो, तुमसे मेरा आज महकता, तुम मेरी आशा का कल हो, तुम मेरी आशा का कल हो। फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी, हो गई अनबन मगर संबंध बाकी है अभी, तुम गए तो जिंदगी में कुछ नहीं बाकी बचा, वो दे गए थे जो मुझे सौगंध बाकी है अभी, दे गए थे जो मुझे सौगंध बाकी है अभी, दे गए थे जो मुझे सौगंध बाकी है। मित्रों, आज की यह मोर पंखिया शाम आप सबके नाम। रघुनंदन लाल जी सिरोठिया और श्रीमती गंगा देवी सिरोठिया जी का बेटा हूँ। और मेरा जन्म 28 सितंबर 1950 को कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हुआ था, 2007 में संवत में। लेकिन छोटा गांव होने के बाद भी उसकी विशेषता ये है कि स्वतंत्रता संग्राम में उस छोटे से गांव से 42 फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जेल यात्राएं की। ये बड़ा एक अद्भुत और गौरवशाली इतिहास है मेरे गांव का। और उसमें उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी कि यदि आप पूर्व की तरफ चले जाएं तो रानी दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती, जो अभी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। दूसरी विशेषता गांव की ये थी कि वहाँ पानों के बरेज बहुत थे। हमारे गांव में एक मंदिर है दुर्गा जी का, जिनको हम लोग अपनी आम भाषा में देवी माई का मंदिर कहते हैं। तो वो देवी माई हमारी अपार आस्था का केंद्र है। मैं जीवन में ये मानता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ देवी माई की कृपा से हूँ। नहीं मैं कहीं भी रहा हूँ, अष्टमी को मैं बलेह जाता था। मेरे पिताजी हेड मास्टर थे जब मेरा जन्म हुआ, उसके पहले वो शिक्षक रहे और एक बहुत कुशल वैद्य भी थे। मेरे पिताजी बेसिकली हेड मास्टर थे, बलेह के पास गुंजोरा है वहाँ पर। और मुझसे बड़ी मेरी 5 बहनें थीं। और 5 बहनों के बाद जब लड़का हुआ तो निश्चित रूप से पूरे गांव में, पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में, सब में एक बड़ा हर्ष का वातावरण रहा। कर्तव्यनिष्ठ थे मेरे पिताजी से। मैंने अपने ये देखा कि सास की सेवा कितनी ईमानदारी से की जाती है। क्योंकि बलेह से गुंजोरा ज़्यादा दूर नहीं था, 5-6 किलोमीटर था, लेकिन कभी उनने अप डाउन नहीं किया। सन 1986 में पिताजी का देहावसान हुआ 15 मई को, और फिर धीरे धीरे बलेह छूट गया मेरा। फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी, फूल तो मुरझा गए पर गंध बाकी है अभी, हो गई अनबन मगर संबंध बाकी है अभी। छोटा सा स्कूल था, 8वीं तक का स्कूल था, वहाँ हम लोग पढ़ते थे। एक आज सांस्कृतिक गतिविधि होती थी, तो मैं शुरू से इन गतिविधियों में भाग लेता रहा। हमारे गांव में एक बालचंद जी चौधरी हुआ करते थे। हम उनके पास जाके हम कहें, कक्का हमें कुछ लिख दो, हमारे स्कूल में भाषण होना है। तो वो कुछ एक आध दो पंक्तियाँ हमें लिख दें और हम बोलें। तो अक्सर हर मंगलवार को मुझे कुछ ना कुछ इनाम गांव में मिल जाता था। और वह जो बोलने की एक हमारे भीतर प्रवृत्ति पैदा हुई, या लोगों के सामने बात करने में जो भय है या झिझक है, वो दूर हो गई। देखिए, जबलपुर में मेरी 4 बहनें थीं जिनकी शादी जबलपुर में हुई थी। 2 तो गोंटिया परिवार में थी, सुंदर लाल जी गोंटिया, रामेश्वर जी गोंटिया। एक चंसोरिया परिवार में थी, स्वर्गीय रामलाल जी चंसोरिया। और एक कृष्ण कुमार जी उपाध्याय। तो मैं बड़ी बहन गायत्री देवी जी के यहाँ रहता था। लेकिन जब मैं पढ़ने गया उस समय मेरी माँ बहुत हृदय से टूट गई थी। उन्हें लगा कि मेरा बेटा चला। शुरू के अनुभव बड़े ऐसे रहे कि कष्टदायक रहे। मैं शुद्ध बुंदेलखंडी आदमी, बुंदेली में बात करता। जबलपुर की भाषा ज़रा अलग किस्म की है, खड़ी बोली भी है और थोड़ी अलग है। तो जब मैं बातचीत में बुंदेली के शब्द यूज़ करूं, मैंने अभी अपनी एक किताब, मेरी नई किताब आई है बुंदेली गज़ल संग्रह, रिपट परे की हर गंगा है, उसके आत्मकथन में मैंने इस बात को लिखा भी है कि जब मैंने वहाँ बुंदेली में बातचीत की तो मुझे लड़के वहाँ चिढ़ाने लगे, जिसको अपन बुंदेली में तो चहकाऊँ लगे वे हमारा ने, कह रहे ये तो कहाँ का बुंदेली आ गया, इस टाइप से बोलता है। लेकिन तीसरी मतलब तिमाही परीक्षा में दूसरे नंबर पास हुआ और 6 माही में प्रथम आया। तो जितने लड़के मुझे चढ़ाते थे वो सब मेरे दोस्त हो गए। और मैं वहाँ क्या हुआ कि एक देश के बहुत बड़े कवि थे ब्रजेश माधव, बड़े मंची कवि थे उस ज़माने के।
काव्य प्रतियोगिता हुई, स्वरचित काव्य प्रतियोगिता, तो मैंने भी भाग लिया और मुझे द्वितीय पुरस्कार उसमें मिला। तो उन्होंने कहा कि देखो श्याम मनोहर, तुम्हारी कविता तो स्वरचित है, जिसको मैंने प्रथम दिया उसकी स्वरचित नहीं है, पर उसका प्रेजेंटेशन और उसकी कविता ठीक थी इसलिए उसको प्रथम देना पड़ा। तुम आना तो मैं तुम्हारी कविता सुधार दूंगा। ब्रजेश माधव जी ने फिर बिल्कुल 9वीं क्लास से मेरी कविताएं अखबार में प्रकाशित करना शुरू कर दिया। नवभारत में के प्रधान संपादक थे कालिका प्रसाद जी दीक्षित कुसुमाकर। एक दो कवि गोष्ठियों में उनसे भेंट हुई मेरी, तो उनने पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो मैंने बताया कि गढ़ा में रहता हूँ अपनी बहन के पास में। उनकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब थी। उस समय कंप्यूटर युग तो था नहीं, वो लेटर जमा करके कंपोजिटर हुआ करते थे प्रेस में, तो वो पढ़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो क्या? तो हमने कहा जाया करेंगे। तो हम साइकिल से वहाँ जाते थे, उनके यहाँ बैठते थे, वो रात में किसी न किसी कार्यक्रम में चले जाते थे। रात में कभी भी लौटते थे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। तो वो बोलते थे और मैं उनका संपादकीय लिखता था। लगभग 3 वर्ष तक मैंने कुसुमाकर जी का संपादकीय लिखा। तो वहाँ से मेरी हिंदी बड़ी परिष्कृत हुई और मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान हुआ, हिंदी को समझने का, सीखने का, व्यक्त करने का एक बड़ा अवसर मिला। उसी समय वहीं पर पूरन सिंह छत्री लोकेश भी आया करते थे। वो उस समय महाविद्यालय में पढ़ते थे, मैं स्कूल में पढ़ता था, वो कॉलेज पहुंच गए थे। और बाद में फिर वो स्वामी प्रज्ञानंद के नाम से विश्वविख्यात हुए, धर्मगुरु हुए, धर्माचार्य हुए और प्रज्ञा पीठाधीश्वर के की उपाधि से वो सुशोभित हुए। मेरे बाल सखा थे। हम और लोकेश जी एक साइकिल पर घूमा करते थे। और वो तो फिर उनकी 130 देशों में उनके प्रज्ञा मिशन स्टार्ट हुए और वो रहे। अभी साकेत में दिल्ली में है, यहाँ कटिंग में बहुत बड़ा प्रज्ञा धाम बना हुआ है। लेकिन इन सब के बाद भी हमारी मित्रता बिल्कुल हमारे बरकरार रही। वो सागर कई बार आए, हमारे घर पे आके रुके, हमारी बिटिया की शादी में आए, 3-4 घंटे रुके। ये बड़ी विडम्बना थी कि इतने बड़े गांव जहाँ इतने फ्रीडम फाइटर रहे, ना तो हमारे गांव में रोड था कहीं से, चारों तरफ से, और चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ गांव था, और कहीं से कोई रोड नहीं था। शिक्षा के कोई साधन नहीं थे, 8वीं के बाद कोई स्कूल नहीं था, बिजली नहीं थी, रोजगार के कोई साधन नहीं थे। मतलब एक ऐसा पिछड़ा गांव, पुलिस थाना नहीं था। ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित एक छोटे से गांव में, जब हम लोग केवल एक बस चलती थी खुले दिनों में, बड़ी कष्टपूर्ण यात्रा थी। और हम लोग जब आते थे जबलपुर से, तो बरसात के दिनों में हमारे घर में पूजा होती थी, हमें पूजा के लिए आना पड़ता था, कुल देवता की पूजा के लिए। तो उस समय तो कोई बसों का भी साधन नहीं था, तो हमारे लिए पैदल आना पड़ता था। और कीचड़ में से, कांटों में से, कई बार नदी में तैरते हुए अपना अपना सामान हम लोग अपना सिर पे बांध लेते थे, ऐसी पोटली, पूरे कपड़े उसमें, और एक अकेले अंडरवियर पहन के नदी में तैर जाते थे और चले जाते थे। जाते समय भी ऐसे ही, जाते समय पिताजी कभी कभी घोड़ा कर देते थे बरसात के दिनों में, तो घोड़े वाला हमें छोड़ आता था। आपका जीवन एक ग्रामीण, ठेठ ग्रामीण जगह से निकल के और इन ऊंचाइयों तक पहुंचा है, जो हमेशा हम लोगों को सबको प्रेरणा देता है। जितनी आपने मानवता की सेवा एक चिकित्सक के नाते की है, उतनी सेवा आपने साहित्य की एक साहित्यकार के नाते की है। और आपका लिखा हुआ साहित्य मैं समझता हूं कि सबके लिए अनुकरणीय है, जिसमें सब तरह के छंद हैं, कविताएं हैं, दोहे हैं, बुंदेलखंडी की भी सेवा है, और कहीं भी भाषा में गिरावट नहीं है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपके द्वारा लिखा गया साहित्य, आपने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, वो आपको एक नई ऊंचाइयों का स्थान प्रदान करते हैं, और जिसको समाज ने सराहा भी है। जो 50 पुरस्कार आपको साहित्य के क्षेत्र में मिले हैं, वो इसका प्रमाण है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज आपने अपने जीवन के 75 वर्ष का सफर पूरा किया है। एक बार मेरी ओर से, पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, यशस्वी हों, और आपका आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह बना रहे। वहीं जबलपुर में एक कॉलेज हुआ करता था, साइंस कॉलेज, उसका नाम रावर्सन कॉलेज था उस समय। तो रावर्सन कॉलेज से हमने बीएससी पार्ट 1 किया और हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आए। तो वो मेरिट के आधार पर होता था। और उस समय मध्य प्रदेश में केवल 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, इवन रायपुर तक को मिला के, जो अब छत्तीसगढ़ में हो गया। तो बड़ा टफ हुआ करता था उस समय मेडिकल कॉलेज में जाना, लेकिन ईश्वरी कृपा, माता पिता के आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ
और हमारा बड़ा सुखद अनुभव रहा, वहाँ पर बहुत आनंददायक रहा। मैं अपने कुछ मित्रों को याद करना चाहूँगा। डॉक्टर रामकृष्ण सक्सेना एक हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। प्रभात भारद्वाज यहीं सागर में थे, जो पप्पू भारद्वाज अब नहीं है, स्मृति शेष हो गए। अरविंद जैन जो कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे आईएमए के और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और उनके कारण हमारा आईएमए में हमारा और उनका करीब 40 साल का 45 साल का साथ भी है, और हम और वो साथ में रहे। और फिर मैं भी आईएमए का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। फिर 2006 में प्रदेश का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, और उसके बाद से आज तक लगभग 20 सालों से मैं आईएमए की सेंट्रल राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ, जो बड़ी बात है, गौरव का विषय है मेरे लिए। कि मन के ललित निबंधों में तुम, सब मादक अनुबंधों में तुम बिन कुछ अस्तित्व नहीं है, जीवन की सब सौगंधों में तुम, जीवन की सब सौगंधों में तुम। और धीरे धीरे फिर उनके संपर्क में आगे मैं स्थानीय कवि सम्मेलनों में जाने लगा, जिनमें कभी आसपास के शहरों में, कभी थोड़ा सा। फिर आकाशवाणी जबलपुर से मेरे युवा वाणी में बहुत से कई कार्यक्रम प्रसारित हुए। धीरे धीरे फिर मैं कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज की पत्रिका थी, मेडिकल कॉलेज की जो पत्रिका निकली, उसमें मुझे हिंदी विभाग का संपादक नियुक्त किया गया। मैं प्रेम कविता लिखता था, प्रेम के गीत लिखता था, तो अनेक विद्यार्थियों के, सहपाठियों के डायरियों में मेरे गीत आज भी सुरक्षित हैं। फिर मेरी पोस्टिंग जब रेहली में हुई, सुशील हजारी जी, उन्होंने वहाँ कवि सम्मेलनों की एक परंपरा शुरू की। उसका आयोजक, संयोजक, संचालक सारे कार्य मैं देखता था। और वहाँ उस कवि सम्मेलनों में नीरज जी आए, श्रीकरण जी सरल आए, प्रदीप चौबे जी आए, माणिक वर्मा आए, देश के अनेक ख्याति लब्ध एकता शबनम जी आई, अंजुम रहबर को पहला ब्रेक मैंने वहाँ रैली में दिया और वो आई। और इस तरह से देश के तमाम कवियों से मुझे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और धीरे धीरे मेरी गुरु सक्सेना सांड नरसिंहपुर जी आए, मेरी देशव्यापी एक पहचान स्थापित हुई, और मैं भी फिर बाहर कार्यक्रमों में जाने लगा। उसके बाद में कुछ ईश्वर की और सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि मेरे तमाम देश में लोगों से संपर्क हुआ, आना जाना प्रारंभ हुआ। पत्र पत्रिकाओं ने मुझे बहुत छापना शुरू किया, और देश की बहुत ख्याति लब्ध साहित्य पत्रिकाओं में मेरे गीत पब्लिश होना शुरू हुए, तो मेरी पहचान बनती गई धीरे धीरे। रैली में 10 साल ये क्रम चला लगातार। उसमें शिव कुमार जी श्रीवास्तव, सुरेश आचार्य जी, इनका भी लगातार 10 साल ये लोग ये विभूतियाँ गईं। फिर रैली में ही मैथिली शरण गुप्त जयंती व्याख्यान माला चली, उसका भी प्रभार मेरे पास रहा, और करीब 10-12 साल तक लगातार मेरे व्याख्यान उसमें हुए। पहला गीत संग्रह 1997 में साक्षी समय प्रकाशित हुआ, लेकिन कुछ ऐसी व्यस्तताएं रहीं कि वो फिर कविताएं तो, गीत तो लिखता गया मैं निरंतर, लेकिन प्रकाशित नहीं हुए। और जब उन्होंने मेरे गीत सुने तो बोले, डॉक्टर साहब आप छपवा क्यों नहीं रहे? तो मैंने कहा कोई प्रकाशक अच्छा नहीं मिला, 1-2 प्रकाशक मेरे पैसे खा गए। तो उन्होंने कहा आप दिल्ली आई, मैं आपकी किताबें छपवाता हूँ। तो फिर उसके बाद में उन्होंने गीतों का मधुबन और पनघट प्यास, पीड़ा से संवाद, ये सारे गीत मेरे दिल्ली से संग्रह छपे। और रजनीगंधा अपनेपन की, प्रीत का पाहुन, ये गीत वहाँ से दिल्ली से छपे मेरे। तुम शब्द पर लेकर के कम से कम 1500 चतुष्पदी लिखी हैं, जिनके 2 संग्रह, एक प्रेम ग्रंथ की तुम चौपाई और एक और प्रीति की मंदाकिनी, 2 संग्रह आ चुके हैं। मैंने रिश्तों के ऊपर भी कम से कम 2500 मुक्तक लिखे। देश में किसी कवि ने केवल रिश्ते पर 2500 मुक्तक नहीं लिखे, मैंने लिखे हैं। 5 संग्रह मेरे मुक्तक पर आ चुके हैं, 6वां आ रहा है। उसके बाद कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 2022 में मेरे इकट्ठे 8 काव्य संग्रहों का विमोचन हुआ, और उससे पूरे देश में एक हलचल हुई कि डॉक्टर सरोठिया ने 8 काव्य संग्रहों का विमोचन करवाया, एक साथ लिखे। फिर 23 में जो मैंने आपसे कहा था कि दुर्घटना हो गई, और उस 1.5 वर्ष का 18 महीने के उस कार्य के जो दुर्घटना का समय था, उसको मैंने आपदा ही अवसर में बदला। और उस समय मेरे एक साथ 9 गीत संग्रह और काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें 2 कुंडलियाँ, 1 सोरठा का, 2 चतुष्पदी का, 1 हास्य व्यंग्य का, और इस तरह से ये हुए दोहों के। तो
इसी बीच क्या हुआ, जब मेरी पूरे देश में पहचान बनी एक गीतकार के रूप में, तो मुझे गीतकार गीत ऋषि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। महामहिम राज्यपाल बलराम जाखड़ जी द्वारा विशिष्ट सेवा साहित्य सम्मान दिया गया भोपाल में। इसके बाद चेन्नई में तमिलनाडु हिंदी अकादमी के द्वारा मुझे राज्यपाल डॉक्टर केसरी नाथ जी त्रिपाठी के द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया। फिर मुझे 2013 में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में कश्मीर के राज्यपाल महामहिम NN वोरा के द्वारा श्री शारदा सम्मान से अलंकृत किया गया। पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट ब्लेयर हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। श्रीनाथ द्वारा में स्वर्गीय भगवती प्रसाद जी देवपुरा के द्वारा मुझे विशिष्ट हिंदी सम्मान दिया गया। जबलपुर की एक बहुत बड़ी साहित्यिक संस्था है कादम्बरी, जो लगभग देश के 100-150 साहित्यकारों को सम्मानित करती है प्रतिवर्ष। तो उसमें पहले मुझे विजय शंकर उपाध्याय दोहा स्मृति सम्मान दिया गया, लेकिन 2017 में मुझे समग्र लेखन के ऊपर वहाँ उसका जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है 11,000 रुपये का रंगनाथ पांडुरंग स्मृति सम्मान दिया गया। ये बड़ी बात थी। फिर इसके बाद में पद्माकर अलंकरण जो शैलेंद्र जैन जी द्वारा मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी के द्वारा संस्कृति विभाग के द्वारा होता है, उसका 25,000 रुपये का नगद सम्मान मुझे दिया गया। देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां मुझे बड़े से बड़े सम्मान ना मिले हों। इसे मैं सरस्वती कृपा मानता हूं कि 4 राज्यपालों द्वारा, 2 मुख्यमंत्रियों के द्वारा, IMA में मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये मार्कंडेय काटजू के कर कमलों से द्वारा जो न्यायमूर्ति रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी कर कमलों से मिला। इसके बाद जिस विशेष सम्मान की मैं चर्चा करना चाहूँगा वह सागर का साहित्य सरस्वती सम्मान जो 1 लाख रुपए का होता है। वह सम्मान मुझे सागर में अपनी भूमि पर, यदि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलता है राष्ट्रीय सम्मान, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई सम्मान मेरे लिए नहीं रहा। बहुत से नाम हैं, बहुत सी स्मृतियाँ हैं। किन किन को नीरज जी के साथ मुझे कविता मंच साझा करने का अवसर मिला, अशोक चक्रधर जी और सुरेंद्र शर्मा जी, हरियाणी जेमनी जी, इन सब के साथ में मुझे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, गीतकार हैं। उन्होंने गीत लिखे हैं, नवगीत लिखे हैं, छंद लिखे हैं, कुंडलियाँ लिखी हैं, चस्पदी लिखे हैं और इतने सरल सहज हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि इतनी सरलता और सहजता भी हो सकती है। उन्होंने हिंदी में जो भी लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग लिखते हैं। सरल भाषा है। चतुष्पदी की शुभकामनाएं के लिए उन्होंने जब प्रस्तावना के लिए मुझसे आग्रह किया, तो मैंने जब उनको पढ़ा तब मुझे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय के कुलगुरु के नाते मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में, मैंने तो जब उनका साहित्य देखा, उनकी विद्वता को देखा, उनके लेखन को देखा, तो मैंने अपने हिंदी विभाग से आग्रह किया था कि आदरणीय सिरोठिया जी मामा जी पर यदि PhD का भी काम किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होगी। लगभग 34 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं। साहित्य सम्मान जब मैं उनका देखता हूँ तो इतने ज़्यादा साहित्य सम्मान उनको मिले हैं कि शायद मैं संख्या में उसका उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। और आज मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शतायु हों और हम सभी को उनका मार्गदर्शन सतत प्राप्त होता रहे। तो मैंने फॉर्म भर, एक एप्लीकेशन भेजी। उस समय इतना कठिन भी नहीं था। 15 दिन बाद मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर आ गया और मुझे पहली पोस्टिंग सरगुजा, जो अंबिकापुर कहते हैं, उसके रघुनाथपुर एक PSC में मेरी पोस्टिंग हुई और मैं करीब 2 वर्ष वहाँ रहा। उसके बाद फिर रहली में आ गया, तो करीब 15 साल रहली में रहा। रहली के बाद सागर में आ गया, तो यहाँ जिला चिकित्सालय में रहा और डिफरेंट हॉस्पिटल का मैं RMO रहा। इसी बीच फिर मुझे यहाँ पूरे शहर के जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनका नोडल ऑफिसर बनाया गया, तो वो भी मैंने, पल्स पोलियो है, एड्स है, परिवार कल्याण के कार्यक्रम है, टीकाकरण के कार्यक्रम हैं, जितने भी तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, कुपोषण के हैं, बच्चों के हैं, महिला बाल विकास के माध्यम से, वो सब मैंने यहाँ संपन्न करवाए। और उसके पश्चात फिर मैं यहाँ जिला मलेरिया अधिकारी रहा और जिला मलेरिया अधिकारी रहते हुए सन 2007 में मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा राज्य स्वास्थ्य पुरस्कार भोपाल में प्रदान किया गया। 15,000 का कैश अवार्ड भी उस समय मुझे मिला था। ये बड़ी बात थी मेरे लिए, गौरव का विषय था। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद से 2015 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। मैं मन की सुंदर बेहिसाब हो, चाहत में तुम लाजवाब हो,
वचन कर्म मन सभी एक है, प्रिय खुली सी तुम किताब हो, प्रिय खुली सी तुम किताब हो। कि देखिए, हम लोग जिस पीढ़ी के लोग हैं, उस समय अपनी पसंद के विवाह की तो कल्पना भी संभव नहीं थी। और छोटे से गांव के थे, पिताजी का एक ही में बेटा था, और मैं यदि कुछ करता तो शायद उनके अरमान जो हैं वो अधूरे रह जाते। उनको यहाँ सागर में रजौआ वाले तिवारी जी का परिवार, स्वर्गीय महेंद्र प्रताप जी तिवारी के पास उनका आना जाना बहुत था। तो उनको ऐसा लगा कि उनका तिवारी जी का कई दिनों से ऑफर था विवाह का। तो उन्होंने मेरी हम पिताजी से, उसको आप सम्मान कह लो या डर कह लो, मैं कभी उनसे बात नहीं करता था। मेरी सारी बातें माँ से होती थी, फिर माँ मेरी बात पिताजी तक पहुँचाती थी, पिताजी फिर माँ को बोलते थे। तो माताजी ने कहा कि पिताजी का, मैं उनको दादा बोलता था, कि दादा की इच्छा है कि तुम्हारी शादी रजौआ वाले परिवार में की जाए। तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो तो एक ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए हम उनको देखने आए, तो मुश्किल से हमारी 10-5 मिनट की मुलाकात हुई। और मज़े की बात ये रही कि मैंने इनसे एक दो, सल्ला जी से एक दो प्रश्न किए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे प्रश्नों का कोई जवाब, उनका मौन ही मेरे लिए सब कुछ था। और वो उन्होंने कह दिया, और मैंने, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, मैंने कहा हाँ ठीक है। और 20 जनवरी 1976 को हमारा विवाह संपन्न हुआ। रजौआ बारात गई हुई थी, और तब तक भी हमारे गांव में बिजली नहीं थी। हमारे जो डॉक्टर मित्र भले ही आए थे, वो कहते थे यार ये हिंदुस्तान का पहला डॉक्टर जिसका विवाह लालटेन और पेट्रोमैक्स में हो रहा है, गैस बत्ती की लाइट में हो रहा है। तो ऐसा पिछड़ा गांव था। लेकिन सरला जी तो यहाँ से सागर से गई, और उनको थोड़ा सा असुविधा हुई होगी गांव में, पर उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई असुविधा है। बाद में तो हम फिर सागर ही में आ गए, यहीं प्रैक्टिस करने लगे। पर उन्होंने मेरे शुरुआती दौर में, संघर्षशील समय में भी उन्होंने पूरी प्रेम, समर्पण और निष्ठा के साथ में हमारा साथ निभाया। और कभी कोई उनकी ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रही, जैसे एक डॉक्टर की वाइफ की होना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये और सबसे छोटे रामशंकर जी बड़ौनिया जी पुलिस में टीआई थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। तो बहन जी हमारे साथ में हैं, और सरोज बहन जी ने हमारा साथ एक भाई की तरह दिया पूरे जीवन। और मेरे जीवन में भाई की कमी को यदि पूरा किया तो मेरी बहन सरोज ने किया। सन 84 से मैं भैया के पास हूँ। मेरा आना जाना रहता है मेरे परिवार में, पर 84 से मैं यहीं भैया के साथ रहती हूँ। और मेरी एक बेटी है, जो माने कहने का मतलब ये कि जैसे कृष्ण भगवान को देवकी ने जन्म दिया था, उसी तरह मैंने भी सिर्फ उसको जन्म दिया है। बाकी उसका पालन पोषण सारा उन लोगों ने किया, जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण का किया था, ऐसा उनने किया। वो कभी माने हमारे लिए, अभी वो आजकल बुगई बोलती है, उसको ये मालूम नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ। और अभी भी कोई पूछता है जैसे डॉक्टर साहब से कि आपको कितने बच्चे, तो 2 बेटे और 2 बेटियाँ ही बताते हैं। मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं भैया भाभी के साथ रहती हूँ। हमेशा एक माँ और पिताजी की तरह उन्होंने मेरे लिए रखा है। मेरी भाभी हैं जो मेरे लिए माँ के समान है। और इसी तरह उन्होंने उस बेटी का पालन पोषण किया, गोल्डी का, क्योंकि उन्हें शुरू से बचपन से उन्हीं ने पाला, उन्हीं ने सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई से लेके और सारी शादी तक उन्होंने पूरा किया उसका। मैंने कभी कुछ नहीं किया उसका। देवी जी से यही प्रार्थना करें कि हम उनका शताब्दी समारोह मनाएं, 100 वर्ष की आयु उनके लिए प्राप्त हो। और ऐसे जैसे वो अभी हैं, स्वस्थ, पूर्ण, हंसमुख, जैसे उनकी चारों दिशाओं में कीर्ति फैली हुई है, इसी तरह उनका जीवन बीते सुखमय। और 6 बहनों का बड़ा स्नेह, मतलब ऐसा अगाध प्रेम मैंने नहीं देखा। 1978 में मेरे बड़े पुत्र अमित, जिसको हम गुड्डू कहते हैं, उसका जन्म हुआ। 16 फरवरी 1980 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था उस दिन गुड़िया का जन्म हुआ था, मेरी गुड़िया अमिता, जो भी डिंडोरी में है। अमित का संबंध है, निशा हमारी बड़ी पुत्रवधू है। एक पौत्र है पार्थ, जो हमारा तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा है। गुड़िया का विवाह हमने डिंडोरी में रजनीशकांत शर्मा, राजा शर्मा से किया, उनका व्यवसाय है। मेरा छोटा पुत्र अमिताभ या लकी, उसका जन्म हुआ 1 अप्रैल 81 को।
और वो बड़ा लकी भी है। हम उसको, अमिताभ नाम है उसका, ऋचा से हुआ। उसके यहाँ भी एक पुत्र है, गर्व। छोटी बेटी जो है अंकिता, अमेरिका में है, उसका विवाह स्वदेश जैन से हुआ है। उस तरह से एक भरा पूरा परिवार है। मैंने तो बच्चों से कहा था कि अरे अब इस उम्र में क्या जन्मदिन वगैरह मनाना, पर अब उनकी इच्छा है, नहीं मान रहे हैं, तो उनको मैंने सोचा ठीक है। हाँ देखिए, बच्चों ने मुझे बहुत घुमा दिया, पूरा लगभग आधा से अमेरिका उन लोगों ने घुमा। उस समय वो सिएटल में थे। हमें तो कभी कभी कल्पना ही नहीं कि भले के गांव का एक लड़का निकल के अमेरिका में घूम करके आएगा। तो इनके जो कहते हैं ना, सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ रहता है। तो मेरे पीछे सरला जी का बड़ा योगदान रहा है। मैंने पूरे जीवन में प्रेम गीत लिखे, तो इनने कभी नहीं कहा क्यों प्रेम गीत क्यों लिख रहे हो या किसके लिए लिख रहे हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगी। सुंदरतम हो तुम रसाल हो, किसी देवता का कमाल हो, तुम्हें देखकर ही जीता हूँ, मेरे जीवन का सवाल हो, मेरे जीवन का सवाल हो। पर एक दुख ये होता है कि 50 साल का हमारा साथ रहा है इनके साथ में, और अब जीवन के जब संध्या काल चल रहा है तो ये बोल नहीं पाती, अपनी बात अपनी भावना कह नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मन में लगता है कि हम संवादहीनता की स्थिति में अपने जीवन साथी के साथ जीना बहुत कष्टदायक होता है। ये में क्योंकि सरला नाम है इनका, बड़ी सरल, सहज और समर्पित। मेरे लिए तो इनका बड़ा ऐसा साथ रहा है जीवन में, मेरी ताकत रही है ये। हाँ हाँ, मैया से प्रार्थना कर रही हो, हाँ सब अच्छे से हो जाए, खूब खूब आगे बढ़े हैं। हाँ नहीं, कुछ नहीं करना, तुम्हें बस यही शुभकामनाएं देती रहो, बधाइयाँ देती रहो, तुम हमारे साथ रही आओ। ऐसे ही तुम रहोगी तो हमारे लिए हिम्मत बनी रहेगी। हैं तो मैं तृप्त हूँ, मेरी आत्मा भरी हुई है। इतने सम्मान, लगभग 300 से अधिक सम्मान मुझे देश में साहित्य के मिले हैं, और मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। कब लिखी, कैसे लिखी, किसने लिखवा दी कलम पकड़ के, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो लिखा है बहुत डूब करके लिखा है और सच लिखा है। मैंने कभी झूठ लिखने का प्रयास नहीं किया है, अपने जीवन में सच लिखने की कोशिश की है। जो जब जैसा जिया वह सब मैंने गीतों में दिया, और मेरे गीत ही मेरे जीवन के दस्तावेज हैं। मेरी ज़िंदगी में कहीं कोई आवरण नहीं है, सब कुछ साफ साफ लिखा है। तो साफ साफ कहने की मैंने कोशिश की है कि मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। जब टूटा हूँ मैं मुझको तुमने जोड़ा है, वो भटका हूँ जब सही राह तुमने मोड़ा है। वो मेरे मन की विचलित नैया को तुमने ही संयम के तट कितनी बार नहीं छोड़ा है। हारा हूँ मैं जब जब भी जीवन से अपने, मुझको जीने का अभिमान दिया करती हो। तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो कि बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम मेरा जीवन, जीवन का स्पंदन हो। तुम मेरी वाणी हो, गीतों का गुंजन हो। वो मेरे माथे लगा कीर्ति का शुभ चंदन हो। बिना तुम्हारे मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है। तुम मेरा जीवन, जीवन का स्पंदन हो। तुम मेरी वाणी हो, गीतों का गुंजन हो। मेरे माथे लगा कीर्ति का शुभ चंदन हो। सच में मुझ पर है उपकार तुम्हारा भारी, मुझको अपना हर सम्मान दिया करती हो। मैं तो केवल गीतों की रचना करता हूँ, तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। तुम मेरे गीतों में प्राण दिया करती हो। तुम मेरे